हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल में हमने फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। और डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में मैं अब तक आप लोगों को 3 साइंटिस्ट बता चुका हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा था लेवोसियर हाइपोथेसिस, सेकंड हमने पढ़ा था प्राउड्स हाइपोथेसिस, थर्ड था हमारा डोबेनेयर-ट्राइड्स रूल। आज हम बात करेंगे, जो हमारा सेकंड लेक्चर है आज पीरियोडिक टेबल का, इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनकी। और जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे आप सब पढ़ चुके हो पहले, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। और जो न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल था आज हम उसकी बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मतलब हमारा 4 साइंटिस्ट है न्यूलैंड, और हम बात कर रहे हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल की। हम ये कहते हैं कि न्यूलैंड जो थे, ही अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। डोबिनियर के ट्राइड रूल में भी हमने एटॉमिक वेट की बात करी थी, और यहाँ भी हम किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं। मतलब न्यूलैंड जो थे उनका जो रूल था, उस रूल का जो मेन बेस था एटॉमिक वेट था। उसका मेन बेस क्या था बच्चों? एटॉमिक वेट। मतलब हम ये बोल सकते हैं he arranged the elements on the basis of increasing order of their atomic weight। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक बात है। अब वहाँ हमने ये कहा जो ट्राइड रूल था, उस ट्राइड रूल में तो हमने सिंपल सी बात करी थी कि जो एटॉमिक वेट है, वो एटॉमिक वेट जो था वो फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक वेट का जो एवरेज था वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल था। बट यहाँ की अगर हम बात करें तो उन्होंने जब इनको अरेंज किया तो ये जो अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट उनको मिला कुछ इस तरह से मिला कि जो फर्स्ट एलिमेंट था उस फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, एटॉमिक वेट के बेस पे जमाया, बट जो सेम प्रॉपर्टी का रिपीटेशन हुआ, वो सेम जो प्रॉपर्टी मिली वो प्रॉपर्टी मिली उन्हें 8th एलिमेंट पे। मतलब जब हम इनको एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि ही अरेंज द एलिमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, एंड ही फाइंड आउट दैट 8th एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, 8th एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी विथ द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी। और उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरा क्लासिफिकेशन है या जो मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ये अरेंजमेंट जो है ये म्यूजिकल वोवल्स के जैसे हैं, जस्ट लाइक ए म्यूजिकल वोवल्स। मतलब ये जो अरेंजमेंट था, इस अरेंजमेंट में मैं एक सिंपल सी नोट आपको ये लिखा सकता हूँ, ही अरेंज द 8th एलिमेंट, he arranged the 8th elements. He arranged the elements show similar property with first element. क्या कहा मैंने? He arranged the 8th element show similar properties with first element just like musical vowels, just like a musical vowels। मतलब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने ऐसे लिखा सा रे गा मा पा धा नी, और नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा है? वापस से सा रे गा मा पा धा नी सा। मतलब फर्स्ट और 8 सेम है, सेकंड और 9 सेम है। मतलब हर
एट्थ जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। ठीक बात है। इसके बेस पे उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। यहां लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहाँ लिया पोटेशियम और यहाँ लिया कैल्शियम। ये उन्होंने एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का। और एटॉमिक नंबर 20 तक की हम बात करें तो 20 तक के एलिमेंट्स जो थे उनको उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल जो बनाई उस पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अरेंज कर दिया। एटॉमिक नंबर 20 या मैं बात करूं हायर एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। रीजन क्या था उसका रीजन ये था कि ये जो ग्रुप्स हैं या 8th नंबर पे जो एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट वो था जो सेम या सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है। बट यहाँ क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम आगे चलें और हम देखें कि एटॉमिक नंबर 21 यहाँ जो एलिमेंट आता है, यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट है स्कैंडियम। कौन सा है बेटा, स्कैंडियम। और स्कैंडियम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है और 21 पे आता है, साथ में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको डी ब्लॉक में रखा गया। मतलब ये तो डी ब्लॉक का मेटल है, जबकि बोरोन के केस में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बोरोन मेटेलॉइड की तरह बिहेव करता है, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं होगी। और जब इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो हम कहेंगे इनको एक साथ नहीं रखा जा सकता। तो जब हमने बात करी एटॉमिक नंबर 21 की, या मैं सिंपली ऐसे बोल सकता हूं न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर द एटॉमिक नंबर 20 एलिमेंट्स तक। कहाँ तक एप्लीकेबल है, एटॉमिक नंबर 20 तक एप्लीकेबल है, उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट ड्रॉबैक्स तो हम ये मान सकते हैं कि ये हायर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड ड्रॉबैक्स की बात करें तो हम ये बोलें कि ये जो रूल था इस रूल में इनर्ट गैस जो थी उसके लिए कोई प्लेस नहीं था। इनर्ट गैस के लिए ये नहीं बोला गया कि इनर्ट गैस अगर आती है तो उसको कहाँ रखना है। और देखिए अभी मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फ्लोरीन के जस्ट बाद नियोन आता है कि बेटा, और क्लोरीन के जस्ट बाद आर्गन आता है। तो नियोन और आर्गन इनर्ट गैस है। अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग जाएंगे तो लिथियम से यहाँ तक आने पर 8th एलिमेंट कौन सा बन रहा है, इनर्ट गैस नियोन, और इनर्ट गैस इधर बन रहा है आर्गन। तो जब ये 8th एलिमेंट ये बन गया तो ये तो इनर्ट है कंप्लीटली, और ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप है। जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसको क्या माना हमने, हाईली रिएक्टिव ग्रुप माना है। तो ये हाईली रिएक्टिव है और ये इनर्ट है, तो फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो रूल था ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, हाँ अरेंजमेंट ठीक था, बट कई सारे केस में ये डिफ़ॉल्ट था, इसलिए हमने इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ तक का नोट करें, उसके बाद इसमें हेडिंग डालकर लिखें ड्रॉबैक्स, और ड्रॉबैक्स में लिखें, यहाँ लिख दूं क्या नीचे, ड्रॉबैक्स। फर्स्ट ड्रॉबैक मैंने लिखा दिस रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर एटॉमिक नंबर 20 एलिमेंट्स, या मैं ऐसे लिख दूं नॉट फॉर हायर एलिमेंट्स। ये हायर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल 20 जो एटॉमिक नंबर 20 तक है, मतलब कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, उससे आगे एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड, when discovery of inert gas Newland's octet rule, when discovery of inert gas Newland octet rules, या डायरेक्ट ऐसे लिख दो when discovery of inert gases dead point for Newland octet rule,
जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई ये रूल कंप्लीटली क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। हमने इसको पूरी तरह से मना कर दिया कि हम इसको ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ से सिंपली आपको 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, मेन बेसिस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेट रूल क्या बनोगा, एटॉमिक वेट। लास्ट एटॉमिक नंबर देयर न्यूलैंड ऑक्टेट रूल आर एप्लीकेबल, तो हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर 20 तक एप्लीकेबल है, ओनली कैल्शियम पे अप्लाई कर सकते हो, वहाँ तक, उससे आगे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है ग्रुप्स का, कि ठीक है कौन सा पेयर जो है या कौन सा जो ग्रुप है वो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, कौन सा न्यूलैंड ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, विच ऑफ द, क्या लिखा मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज फॉलो न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल, एलिमेंट्स इज फॉलो द न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल, इज फॉलो द न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको कोई भी ग्रुप दिया जाएगा और उस ग्रुप के बेस पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शन में से आपको ये चेक करना है कि हाँ हमारी इस टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप जो है वो बिल्कुल सही है। मतलब ऐसे समझिए, ऑप्शन ए मैंने दिया स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, बी मैंने लिखा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, सी मैंने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और डी मैंने लिखा नन ऑफ दीज, NOT। इसका मतलब है नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए स्कैंडियम 21 पे आता है, इट्रियम 39 पे आता है, लेंथेनम 57 पे आता है बच्चों। तो जब ये एटॉमिक नंबर आ रहा है तो हमने कहा ये तो ओनली एटॉमिक नंबर 20 तक एप्लीकेबल है, उससे आगे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मीन ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसमें आओ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन 5 पे आता है, ये 13 पे आता है और ये 31 पे आता है। जैसे ही 31 आया हम बोलेंगे ये एप्लीकेबल नहीं है या ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। फिर आओ यहाँ, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का कितना है 19। अब ये इस एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है क्योंकि हमने कहा एटॉमिक नंबर 20 तक एप्लीकेबल है। इसका मीन इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन यही रखते हैं, ऑप्शन चेंज करते हैं। मैंने आपसे कहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बी मैंने दिया बेरिलियम, मैग्नीशियम, सी मैंने दिया आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, और डी दिया ऑल। तो देखिए यहां देखिए एटॉमिक नंबर हाईएस्ट कितना है 19, हाईएस्ट कितना है 12 है, हाईएस्ट कितना है 17। इसका मीन ये सारे इसको फॉलो करेंगे और आंसर क्या आएगा, ऑल। ठीक है, कर सकते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे यहां से पुटअप किया जाता है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है, अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए उन सब साइंटिस्ट ने एटॉमिक वेट के बेस पे वर्क किया। किसके बेस पे वर्क हो रहा है, एटॉमिक बेस के बेस पे वर्क हो रहा है। अब हम बात करते हैं, 5th नंबर हमारे पास है लेथरमेयर। 5th साइंटिस्ट कौन है हमारे पास, लेथरमेयर। देखिए लेथरमेयर ने एटॉमिक वेट तो इन्होंने भी लिया, अब तक जितने भी साइंटिस्ट थे सबने एटॉमिक वेट लिया था, इन्होंने भी एटॉमिक वेट लिया, और जो एटॉमिक वेट लिया उसके साथ इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम भी लिया। क्या लिया, एटॉमिक वॉल्यूम। इन्होंने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी को कंसीडर किया। जैसे प्रॉपर्टी क्या, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई,
ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम हो गया। किसी भी एटम की कुछ प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया, जैसे प्रॉपर्टी में क्या ले सकता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ले सकता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट ले सकता हूँ, डेंसिटी ले सकता हूँ और एटॉमिक वॉल्यूम ले सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी पे इन्होंने स्टडी की और उस स्टडी के बेस पे इन्होंने ये देखा कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट जो है उसके रिलेशन के बेस पे एक कर्व डेवलप किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। क्या डेवलप किया? एक कर्व डेवलप किया, या ये बोल सकते हैं कि एक ग्राफ प्लॉट किया। वो जो ग्राफ प्लॉट किया, उस ग्राफ में इन्होंने जो ग्राफ था अपना उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और जो 4 पार्ट इन्होंने दिए उन 4 पार्ट में अलग अलग प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट को अरेंज कर दिया। ठीक बात है। क्या किया इन्होंने? तो देखो हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, लोथर-मेयर कर्व में फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, ही studied few properties. He studies the few properties of elements. For example, melting point, boiling point, density and atomic volume. He studied few property of elements, for example melting point, boiling point, density and atomic volume. ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा, he plot a curve in between atomic weight and atomic volume of elements, and divide all elements in 4 पार्ट। टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया? सारे एलिमेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब आप इसको ऐसे समझिए, एक कर्व डेवलप किया, पहले आप उस कर्व की बात करेंगे और मेन वो कर्व ही है भाई, उसी से रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चन होगा वो उस कर्व से रिलेटेड ही आपसे पुटअप होगा। देखिए यहां लिया एटॉमिक वॉल्यूम और यहां लिया एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम और यहां क्या लिया? एटॉमिक वेट। ठीक है, तो देखो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच कुछ इस तरह का कर्व डेवलप किया। ठीक है, अब ये जो कर्व है इनमें से मैं किसी एक पार्ट को ले लूं तो क्या वो एक पार्ट कुछ इस तरह का होगा? अब ये जो एक पार्ट लिया, ये जो था, इसके टोटल मेरे पास 4 पार्ट हो सकते हैं। देखिए इसको मैं पीक बोल सकता हूं, पीक पार्ट ऑफ द कर्व, बोल सकता हूं क्या? इसको मैं असेंडिंग बोल सकता हूं, असेंडिंग पार्ट। इसको मैं डिसेंडिंग पार्ट बोल सकता हूं और इसको मैं बॉटम बोल सकता हूं। ये बॉटम पार्ट हो गया। एक कर्व को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में, पीक पार्ट, असेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट और बॉटम पार्ट। ये टोटल उन्होंने 4 पार्ट बनाए और इन 4 पार्ट के बेस पे उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उनके पास थे उन एलिमेंट को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कर्व के कौन से पार्ट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए ये जो पीक पार्ट है, इस पीक पार्ट में मैंने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, CS। ठीक है,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को रखा। अब लिथियम के जस्ट आगे कौन आता है? तो आप बोलोगे लिथियम, लिथियम के जस्ट आगे बेरिलियम आता है। तो देखिए ये जो डिसेंडिंग पार्ट है यहाँ पर क्या आएगा? बेरिलियम, इधर वाले पे मैग्नीशियम, इधर वाले पे कैल्शियम, इधर स्ट्रोंशियम और इस पार्ट पे क्या आएगा? बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये किस पार्ट पे आ रहे हैं? डिसेंडिंग पार्ट पे आ रहे हैं। अब आओ इधर असेंडिंग पार्ट पे। तो देखो सोडियम से जस्ट पहले यहाँ पर इसको मैंने खाली छोड़ दिया है अभी, और यहाँ मैंने क्या लिखा है? फ्लोरीन, क्योंकि उन्होंने हेलोजन जो थे एलिमेंट्स उनको कंसिडर किया था। तो यहाँ लिखा मैंने फ्लोरीन, यहाँ है क्लोरीन, यहाँ लिखा मैंने ब्रोमीन और यहाँ लिखा मैंने आयोडीन, FCl एंड Bri। और ये जो बॉटम पार्ट है, इन बॉटम पार्ट पे उन्होंने रखा मेटेलॉइड प्लस ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट को मेटेलॉइड प्लस ट्रांजिशन एलिमेंट। मेटेलॉइड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल का जो पी ब्लॉक है उस पी ब्लॉक में हमने कुछ एलिमेंट कंसीडर किए थे, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एस्टेटीन। ये जो एलिमेंट थे इन एलिमेंट को हमने मेटेलॉइड के लिए कंसीडर किया था जब मैंने आपको लेवोसियर हाइपोथेसिस क्लियर कराई थी। उस लेवोसियर हाइपोथेसिस में हमने ये क्लियर कर लिया था कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मेटेलॉइड्स कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ये वही मेटेलॉइड्स है जो मैंने आपको वहाँ लिखा है। अब बात आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उन्हें जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? तो देखिए हम ऐसे बोलेंगे, आगे मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा बोहर के अकॉर्डिंग, उसमें एक कैटेगरी ये भी आती है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डिटेल में आपको वहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट मिलेगा, बट आप ऐसे समझ लें। मैं ऐसे कहता हूँ कि ये न्यूक्लियाई है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये 1 2 3 4। तो सपोज करो ये आउटर सेल है, ये कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। इससे जस्ट अंदर, इससे अंदर की तरफ जाऊंगा तो जो इनर ऑर्बिटल होगा इससे जस्ट ये जो है ये इनर ऑर्बिटल हो गया। इस इनर ऑर्बिटल को बोलता हूँ पेनल्टीमेट। क्या बोलूँगा इसको? पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। और ये जो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल है, ऐसे एलिमेंट जिनमें पेनल्टीमेट ऑर्बिटल वैकेंट हो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। जिनमें ये भी वैकेंट हो, ये भी वैकेंट हो, वो एलिमेंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखे जाएंगे। क्लियर बात है? आगे आ जाएगा आपके डिटेल में, बट आप सिंपल सी चीज देखें। ट्रांजिशन एलिमेंट किन्हें बोलूंगा पीरियोडिक टेबल में? एलिमेंट्स विच हैव द वैकेंट आउटर सेल एंड वैकेंट पेनल्टीमेट ऑर्बिटल इज कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? चलिए, टोटल नंबर ऑफ जो ट्रांजिशन एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग उनका नंबर है 36। टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट कितने? 36। तो वो यहाँ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं केवल आपको लिख रहा हूँ कि ये जो बॉटम पार्ट है इस पर मेटेलॉइड और किसको लिया हमने? ट्रांजिशन एलिमेंट को लिया है। क्लियर है? चलिए, अब ये जो कर्व है या ये जो ग्राफ आपने प्लॉट किया, इस ग्राफ में आपने 4 पार्ट किए। देखो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा पीक पार्ट, पीक पार्ट। और पीक जो पार्ट है, इस पीक पार्ट पे हमने एलिमेंट कौन से रखे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और देखिए मैंने आपको फर्स्ट ए ग्रुप लिखाया था, ग्रुप नंबर 1, उसमें ट्रिक बताई थी हेलिना की रब से फरियाद। फर्स्ट ग्रुप, वो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसको हटा दो। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं वो सारे एलिमेंट एल्कली मेटल है बेटा। तो देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं पीक पार्ट जो था उस पीक पार्ट पर एल्कली मेटल एलिमेंट्स को रखा गया। किसको रखा गया? एल्कली मेटल एलिमेंट। या एल्कली मेटल एलिमेंट कौन से यहाँ लिख दूं क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये कौन से एलिमेंट है? एल्कली मेटल्स है। बट ये जो फ्रांसियम है, फ्रांसियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जब पढ़ोगे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पूरी अलग होती है।
ठीक बात है। तो हमने यहाँ केवल कौन कौन से एलिमेंट कंसीडर किए, उस पीक पार्ट के बेस पे हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम इनको कंसीडर किया। सेकंड जो पार्ट मैंने लिया वो है डिसेंडिंग पार्ट। आप देखो डिसेंडिंग पार्ट में कौन आ रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आ रहे हैं क्या। इसका मीन ये हुआ कि ये सेकंड ए ग्रुप था, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आप, और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी दी थी, बेटा मांगे कन्या सुंदर, वो वाली ट्रिक अप्लाई कर लो। तो देखिए इनको मैंने बोला था एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट हो गया बेटा, एल्कली अर्थ मेटल एलिमेंट को किस पार्ट में रखा गया, डिसेंडिंग पार्ट में रखा गया। कौन कौन से एलिमेंट है चेक करो, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये एलिमेंट है। यार रेडियम रेडियो एक्टिव है इसलिए इसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की पूरी केमिस्ट्री अलग है, इसलिए हम यहाँ केवल नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की हमने बात करी है। क्लियर है। चलो थर्ड हम बात करें, थर्ड पार्ट है हमारे पास असेंडिंग पार्ट। और जो असेंडिंग पार्ट है, क्या उसमें आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन रखे? तो देखो थर्ड पार्ट है असेंडिंग पार्ट, और जो असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट पे रखा आपने हेलोजन। कौन से एलिमेंट को, हेलोजन एलिमेंट्स को। हेलोजन FCl, Br, I और AT, AT भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनकी पूरी केमिस्ट्री अलग है। तो हमने क्या कहा, FCl, Br, I, इनको कहाँ रखा आपने, असेंडिंग पार्ट पे, FCl, Br और I। क्लियर बात है। देखिए ये पीक पॉइंट है, ये डिसेंडिंग पार्ट है, ये असेंडिंग पार्ट है, ये बॉटम पार्ट है। इस तरह का कर्व आपको मिला है, सबको दिख रहा है क्या, समझ में आ रहा है सबको? ये लो ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए अब आज लास्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, बॉटम पार्ट। और जो बॉटम पार्ट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट रखे आपने, बॉटम पार्ट, और बॉटम पार्ट पर मेटलोइड प्लस ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। मेटलोइड कौन थे, AT, BSIGEAS, SBTE और AT, ये मेटलोइड्स हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हम आगे करेंगे। टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट 36 है भाई। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वहां से हम ट्रांजिशन एलिमेंट लेंगे। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो 40 है, बट मैंने ये कहा एलिमेंट्स विच है द वैकेंट आउटर मोस्ट सेल एंड वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल एंड पेनल्टीमेट सेल इज कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट। ये अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर का जो क्लासिफिकेशन आगे पढ़ोगे आप उसके अकॉर्डिंग है कि बोहर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या दी हुई है, तो उस डेफिनेशन में हम वहाँ बात करेंगे। अभी केवल इतना पढ़िए, ये जो टोटल था ये था लोथर मेयर का जो कर्व था, उसकी हमने बात करी। लोथर मेयर ने हमें क्या कहा, एटॉमिक वेट एटॉमिक वॉल्यूम के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करके टोटल जो एलिमेंट थे उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया, पीक पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट और बॉटम पार्ट। पीक पार्ट में एल्कली मेटल, डिसेंडिंग पार्ट में एल्कली अर्थ मेटल, असेंडिंग पार्ट में हेलोजन और बॉटम पार्ट में मेटलॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट को उन्होंने पुट किया था और इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक बात है, कर सकते हो क्या? इसकी कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, बस एक सिंपल सी ड्रॉबैक्स है कि इसमें इनर्ट गैस के लिए कोई प्लेस वैकेंट नहीं था, या इनर्ट गैस जो था उनके लिए इन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया। फर्स्ट, सेकंड, हाइड्रोजन पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन के लिए साइंटिस्ट ने कोई बात नहीं बोली थी कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाएगा। चेक कर सकते हैं। और तीसरी जो ड्रॉबैक्स है वो ये है
कि डिफ़िकल्ट टू लर्न है, इसको इजीली आप लर्न नहीं कर सकते, बट मैंने आपको एक तरीका बता दिया किस तरह से आपको लर्न करना है। पहले आप पीक पार्ट, असेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट और बॉटम पार्ट लर्न करें, फिर उन पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट है उनको देखें, फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसको तैयार करें। बोलो कर सकते हैं क्या? क्लियर है?